अगले दिन शाम तक तुम मेरे यहाँ आ धमके और मेरा हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगे। मम्मी पापा मनुहार में लगे थे पर तुम बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहे थे। तब पापा ने सख्त होकर कहा, प्रिया आज कहीं नहीं जाएगी, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। उसकी हालत तो देखो कितनी कमज़ोर लग रही है। आप चाहें तो आप भी यहाँ रुक सकते हैं या अभी अपने घर जाएं, मैं इसे खुद आपके पास छोड़ आऊँगा। ओफो पापा, ये क्या कर दिया आपने, इसे रुकने को क्यों बोला? मैंने मन ही मन में कहा। मैं तुम्हें अनदेखा कर मम्मी के पास सोने चली गई। मैं मम्मी के पास चैन की नींद सो रही थी कि अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे जगा रहा है। आंखें खोली तो देखा तुम थे। तुमने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए खींचने लगे। तुम्हारे हट्टे कट्टे वजूद के आगे मैंने हथियार डाल दिए। वो रात मेरे लिए बहुत भयानक रात थी। तुम सुबह सबके जागने से पहले चले गए। मम्मी जब मुझे उठाने आई तो मेरी हालत देख उनकी रूह कांप उठी। मम्मी का प्यार भरा स्पर्श पाकर मैं बेतहासा रो पड़ी और रोते रोते जब सब बातें बताई तो मम्मी एकदम सख्ते में आ गई। रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि अमन ऐसा दरिंदा है जो अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा सलूक करेगा। इसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। मायरा भी बड़ी हो रही है, उस पे इस बात का क्या असर होगा। मैं अभी तुम्हारी सास को फ़ोन करके बुलाती हूँ। फिर मम्मी ने सारी बातें पापा को बताई। मम्मी जी के आने के बाद मम्मी पापा ने उनसे बात की तो मम्मी जी ने मेरा ही साथ दिया। उन्होंने उसी समय अमन को फ़ोन करके आने को कहा। इधर पापा ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। मम्मी जी ने तुमसे मेरे साथ दुर्व्यवहार व दुराचार के बारे में पूछा तो तुम मुझे आग्नेय दृष्टि से देखने लगे। अभी भी तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी। तुम ढीठ बने खड़े मुझे घूरते रहे। मम्मी जी ने कहा, तू इंसान है या हैवान? इस तरह कोई अपनी के पत्नी के साथ पेश आता है क्या? देख क्या हालत बना दी है तूने इसकी। ये पति पत्नी का आपस का मामला है, आप लोग इससे दूर ही रहें। प्रिया तो कुछ बोल नहीं रही है और आप लोग खामखा वकील बने फिर रहे हैं। चलो प्रिया घर चलो, मुझे रोज़ रोज़ यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। तुम मेरा हाथ पकड़ कर ले जाने लगे तो मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं जाना मुझे तुम्हारे जैसे राक्षस के साथ कहीं। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। क्या क्या कहा तूने? मेरे साथ नहीं रह सकती? तेरे बाप ने तुझे पट्टी पढ़ाई होगी ना। मेरा इनकार सुन तुम सख्ते में आ गए। काश ये हिम्मत मैंने पहले दिखाई होती। सेट अप, हाउ डेयर यू। मैं गुस्से में कांपने लगी। तुम मेरा हाथ पकड़कर खींच के ले जाने लगे। पापा ने बीच बचाव किया तो तुमने उन्हें धक्का दे दिया। मम्मी जी ने तुम्हें जोर का चाटा मारा। तब तक पुलिस भी आ गई। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले गई। मैं तुम्हें पुलिस की जीप में जाते हुए देखती रही। अच्छा ही था कि मायरा इस समय प्ले स्कूल में थी। उसने तुम्हें हथकड़ी पहने पुलिस के साथ जाते नहीं देखा, वरना उसके कोमल दिल को बहुत ठेस लगती। वैसे भी तुम कौन सा उसके साथ समय बिताते थे। जैसे पिता अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता है, प्यार करता है, उसकी सब फरमाइशें पूरी करता है। तुम तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। अपने प्यार का ऐसा अंत तो मैंने नहीं चाहा था, पर नहीं, अब और नहीं, अब यही सही है। वो पूरी रात मेरी आंखों में ही कटी। मम्मी पापा के कमरे से भी देर रात तक बातें करने की आवाज़ें आती रही और नन्ही मासूम मायरा बेफिक्र होकर मेरे पहलू में सो रही थी, दुनिया जहाँ की परेशानियों से बेखबर। बचपन मासूम और निश्चल होते हैं। मैं मायरा की खातिर कोई ठोस निर्णय लेना चाहती थी, पर जैसे दिमाग ने काम बंद कर दिया था। इसी उधेड़-बुन में मुझे सुबह के वक्त नींद आई होगी। मैं हड़बड़ा कर उठी, टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। अरे मैं इतनी देर तक सोई रही। मायरा को स्कूल भेजने में देर हो गई, पर मायरा है कहाँ। तभी मम्मी चाय लेकर आ गई और कहा कि उन्होंने मायरा को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। मम्मी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बेटा क्या सोचा तूने अपनी ज़िंदगी के बारे में? मेरा मतलब है कि क्या तू अकेले पूरी ज़िंदगी काट लेगी? हम हैं तेरे साथ, पर कब तक? हमारे बाद तेरा और मायरा का क्या होगा? मैं मम्मी की गोद में सर रख कर लेट गई। मम्मी मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना तो तय है कि मैं
राक्षस के पास तो वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, अच्छी तरह सोच ले, क्या पता अमन के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। अमन का दिमागी इलाज चल रहा है वहीं जेल में। तेरी सास ने बताया 3 साल की सज़ा हुई है उसे। मम्मी मुझे उसके बारे में कुछ सुनना है न सोचना। आज के बाद आप उसका नाम नहीं लेंगे मेरे और मायरा के सामने। और हाँ मम्मी, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूँगी, साथ ही कहीं नौकरी भी देखूँगी। पापा मायरा को स्कूल से लेकर आ गए। पापा ने भी मेरी बात का समर्थन किया तो दिल को बड़ी राहत मिली। मैंने ठान लिया था कि एक विक्षिप्त व्यक्ति की वजह से मैं अपनी व अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। मैं अमन से अब कोई नाता नहीं रखूंगी, उससे तलाक ले लूंगी। और मैंने मम्मी पापा को अपना फैसला सुना दिया। फिर मैंने निशा को फ़ोन लगाया। कुछ घंटों बाद ही निशा और रोहित मेरे यहाँ आ गए। सारी बातों का पता चलने पर उन लोगों को बहुत दुख हुआ और अमन के ऊपर गुस्सा भी बहुत आया। उन्होंने भी अमन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। रोहित ने अपने वकील दोस्तों से बात की। साथ ही निशा ने बताया कि उसके भैया जो कई साल से विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने एक अस्पताल व नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है। उसने कहा कि वो मेरे लिए उनसे बात करेगी। उसकी बातें सुनकर फिर से जीने की उमंग जाग उठी। मैंने ग्रेजुएशन की प्राइवेट पढ़ाई के लिए फॉर्म भर दिया और नर्सिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1 साल के भीतर अमन से तलाक हो गया। अब मैं राहत महसूस कर रही थी। वो अभी भी जेल में ही था। मम्मी जी से कभी कभार फ़ोन पर बातचीत हो जाती थी। अमन की गलती के लिए उनको क्यों कसूरवार ठहराती। उन्होंने तो हर संभव मेरा ही साथ दिया था। वो मायरा से मिलने कभी कभार घर आ जाया करती थी। माँ को दिल की बीमारी की शिकायत थी। कभी कभी वो खींच भी जाती जब मायरा उन्हें परेशान करती। मैं दिन में ट्रेनिंग करती और रात में कॉलेज की पढ़ाई करती थी। शनिवार रविवार कॉलेज की क्लासेज अटेंड करती। इतनी व्यस्तता के बीच बेचारी बच्ची पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती थी। मेरी परेशानी देख मम्मी जी ने सुझाव दिया कि मायरा को उनके पास छोड़ जाया करूं। अब मायरा उनकी देख रेख में थी। देखते देखते 3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। अमन जेल से रिहा होकर घर आ गया। मैंने अब मायरा को मम्मी जी के पास भेजना बंद कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि अमन की परछाई भी मेरी बच्ची पर पड़े। 6 साल बाद मम्मी दिल की बीमारी से हार गई। पापा भी मम्मी के गम में गुमसुम उदास व दुर्बल हो गए थे। मैं सीनियर नर्स बन चुकी थी। नमन जी जो निशा के भाई व अस्पताल के मालिक थे, बहुत अच्छे इंसान थे। सिंगल मदर की परेशानियां समझते हुए मुझ पर रियायत कर देते थे। काम के घंटों को लेकर सब ठीक ठाक चल रहा था। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। घर में मायरा और पापा की देखभाल के लिए मैंने एक भरोसेमंद नौकरानी का इंतजाम कर दिया था, जो दिन रात घर पर रहती थी। पिछली यादों के नाग कभी कभी फन फैलाकर आ जाते तो मैं खुद को घर बाहर के कामों में और भी ज़्यादा व्यस्त कर देती थी। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। लेकिन नहीं, ये शायद मेरा भ्रम ही था। ऐसा अच्छा मेरा नसीब कहाँ। एक दिन जब मैं घर पर ही थी तभी मायरा बड़े गुस्से में घर आई। बैग सोफे पर पटक कर मुझसे बोली, मम्मा आप बहुत ज़्यादा गंदी हो। आपने मेरे पापा को जेल भिजवाया था ना। क्या बोल रही है मारू, किसने कहा तुझसे ये सब। वो शिल्पी बोल रही थी कि आप सब ने मिलकर मेरे पापा को जेल भिजवा दिया और मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया। मुझे पापा के पास जाना है। कहीं नहीं जाएगी तू, हमारा उनसे अब कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं है, मैं तो जाऊंगी। पहले भी तो मैं दादी के पास जाती रहती थी, तो अब क्यों नहीं जाने देती हो। मुझे पता है आपने मेरे पापा से डिवोर्स ले लिया है, पर मैं हूँ तो उनकी ही बेटी। आप मुझे नहीं रोक सकती उनके पास जाने से। आपने उनसे तलाक लिया है, मैंने नहीं। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। पापा ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उनका हाथ झटक दिया। पापा गिरते गिरते बचे। उस पल मुझे वही मंजर याद आ गया जब अमन ने पापा को धक्का दिया था। मैंने मायरा को जोर का थप्पड़ मार दिया। वो रोते रोते अंदर कमरे में भाग गई। आज पहली बार मैंने अपनी बच्ची पर हाथ उठाया था। मैं अपने आप को बहुत कोस रही थी। मायरा ही तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। उसे दुख देकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। अभी 10 साल की छोटी बच्ची तो है, पता नहीं उसके नन्हे दिमाग में क्या चल रहा होगा। पहले जब वो अपने पापा के बारे में पूछती थी तो मैं कोई ना कोई बहाना कर फुसला देती थी, पर अब वो बड़ी हो रही है, पर उसे असली वजह भी नहीं बता सकती थी। मैं कमरे में गई तो वो सो चुकी थी। मैंने मम्मी जी से फ़ोन पर सब बातें बताई। उन्होंने कहा
कि अमन के ऑफिस जाते ही वो घर आएंगे। मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी जिससे मायरा के साथ समय बिता सकूं। मायरा की भी 2 दिन की छुट्टियां हो रही थी। मम्मी जी, मैं और मायरा इमामबाड़ा घूमने निकल गए। बुद्ध पार्क में खूब झूले, आइसक्रीम खाई हमने, खूब मस्ती की, चाट खाई। शाम को घर आ गए। मायरा का मूड थोड़ा तो ठीक हुआ, पर वो मुझे कटी कटी रही। अपनी दादी से ही बात करती रही, शायद अभी भी गुस्सा थी। ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, मैंने खुद को तसल्ली दी। मम्मी जी अमन के ऑफिस जाने के बाद अक्सर घर या अस्पताल मुझसे और मायरा से मिलने आ जाया करती थी। एक दिन उन्होंने बताया, अमन अब आए दिन किसी न किसी महिला सहकर्मी या किसी लड़की के साथ नजर आता है। कभी कभी उन्हें घर पर ही ले आता है। मेरे मना करने पर उसने रोक टोक से बचने के लिए मुझे आउट हाउस में रहने को बोल दिया है। इतना सब होने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। बहुत दुख हुआ मम्मी जी को इस उम्र में अपने ही बेटे द्वारा उपेक्षित व अपमानित होकर एकाकी जीवन जीते हुए देखकर। फिर भी बेटे के लिए कितनी दुखी व चिंतित रहती है। क्या स्त्री जीवन इसी तरह संघर्ष करने और खुद से जूझने व अपने वजूद को तलाशने के लिए है? 3 साल बाद मम्मी जी के जाने के बाद अकेलेपन व बीमारी से ग्रसित पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं एक बार फिर टूट गई। ऐसे वक्त में निशा और रोहित मेरे साथ खड़े थे। नमन भी अब अक्सर घर आने लगे थे। मायरा की नमन से अच्छी पटने लगी थी, पर मुझे किसी भी पुरुष की उपस्थिति अपनी या मायरा की जिंदगी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। पर नमन मेरे बॉस थे, तो मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कह पा रही थी। तो मैंने निशा को बोला कि वो अपने भाई को समझा दे, मुझसे या मायरा से नज़दीकियां न बढ़ाए। तब निशा ने मुझे बताया, प्रिया भाई तेरे बारे में, तेरी शादी के बारे में, तेरे तलाक के बारे में सब कुछ जानते हैं और तुझसे शादी करना चाहते हैं। पर तुझसे बात करने से पहले वो मायरा का दिल जीतना चाहते हैं, जिससे कि वो उन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर ले। अब तू ही बता, तू अकेले मायरा की परवरिश कैसे करेगी? अब तो अंकल भी नहीं रहे जो कम से कम घर में उसके साथ तो थे। नौकर चाकरों के भरोसे कहीं बच्चे पलते हैं या सुरक्षित हैं? तू ही बता। तू जब काम पर जाती है तो तुझे मायरा की कितनी फिक्र रहती है। मायरा उसे अपना नाम व सुरक्षा देना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? निशा के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोच में पड़ी रही। एक तरफ अमन की प्रताड़ना से डरी हुई थी, उसकी वजह से पुरुष जाति के प्रति नफरत थी। दूसरी तरफ मायरा के भविष्य को लेकर चिंता। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर थी तभी शांता नौकरानी का फ़ोन आया। घबराई हुई आवाज़ में उसने कहा, दीदी मायरा बेबी स्कूल से नहीं आई, वो स्कूल बस में भी नहीं थी। मैंने स्कूल में भी पता किया, वो वहाँ भी नहीं है। मेरे काटो तो खून नहीं। फ़ोन हाथ से छूट गया। मैं बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। लग रहा था मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जल्दी से ऑटो में बैठकर निशा को फ़ोन लगाया। निशा रोहित भी निकल पड़े उसे ढूंढने। तभी मम्मी जी का फ़ोन आया कि मायरा उनके पास है। मेरी जान में जान आई ये खबर सुनकर। मैंने ऑटो वाले को मम्मी जी के यहाँ चलने को बोला और सबको खबर दी कि मायरा मिल गई है। मम्मी जी के पास बैठी मायरा बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह बनाया और बोली, आप क्यों आई हो यहाँ? अब से मैं यहीं रहूँगी, दादी और पापा के पास। आप रहो जाकर अपने नमन अंकल के साथ। क्या बोल रही है बेटा तू? तुझसे किसने कहा कि मैं नमन के साथ रहूँगी? मैंने खुद अपने कानों से सुना था उस दिन निशा आंटी आपसे उस आदमी के साथ शादी करने को बोल रही थी। मैं उनसे अच्छे से बात कर लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें अपना पापा बना लूँगी। आपको तो नए पति मिल जाएंगे, पर उन्हें मैं अपना पापा कभी नहीं मानूंगी। जब मेरे पापा हैं तो मैं किसी और को अपना पापा क्यों मानूं? नहीं मेरी बच्ची, मैं किसी से शादी नहीं कर रही। तू तो मेरी जान है। मैं कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती हूँ? हम दोनों एक साथ रहेंगे जीवन भर। मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। तेरे साथ रहूँगी हमेशा। लेकिन मुझे पापा भी चाहिए साथ में। आप भी यहीं रहो तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आप, मैं और पापा और दादी, कितना अच्छा रहेगा ना। मैं बेबस लाचार निढाल हो धम से वहीं बैठ गई। मम्मी जी ने मुझे सहारा देकर उठाया और पानी पिलाया। उन्होंने मायरा को कहा कि वो गार्डन में जाकर
जाकर खेल ले, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मायरा के जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो उसे प्यार से समझा बुझाकर कल घर ले आएगी। शनिवार रविवार वैसे भी उसके स्कूल की छुट्टी है, संडे की शाम को वो उसे ले आएगी। वैसे भी अमन 4-5 दिन के लिए टूर पर गया हुआ है। मैं निश्चित होकर घर आ गई। संडे को जब मम्मी जी मायरा को लेकर नहीं आई तो मैंने फ़ोन किया तो वो बोली कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो सोमवार को उसे वहीं से स्कूल छोड़ देगी। सोमवार की सुबह सुबह करीब 5 बजे मेरा फ़ोन बजा। इतनी सुबह किसका फ़ोन होगा, शायद हॉस्पिटल से होगा। फ़ोन उठाया तो मम्मी जी का फ़ोन था। प्रिया, मैंने अमन को मार दिया। क्या क्या बोल रही हैं मम्मी जी? मार दिया मतलब? तू बस आ जा। ओके, मैं आती हूँ। मैं परेशान हैरान बदहवास हो जल्दी से उनके घर की तरफ भागी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मम्मी जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। कहीं ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई उनकी? और अरे, मैंने मायरा के बारे में तो पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, जा तो रही हूँ, सब पता चल जाएगा। खुद से बातें करते हुए मैं कब उनके घर पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। जब रिक्शे वाले ने कहा कि घर आ गया तब होश आया। मैंने उसे वहीं रुकने को कहा, क्या पता उसकी ज़रूरत ही पड़ जाए। आउट हाउस का रास्ता गार्डन से होकर जाता है। मैं भागी भागी अंदर जाने लगी। गार्डन की तरफ मैंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मम्मी जी के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी है। नीचे ज़मीन पर अमन खून से लथपथ पड़ा है। कुछ पल मैं स्तब्ध जड़वत रह गई। तभी मेरी नज़र झाड़ियों में पीछे छुपी मायरा पर पड़ी। वो डरी सहमी थर थर काँप रही थी। मैंने दौड़कर उसे अंक में भर लिया। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्यों छुपी हो? मेरी गोद में आते ही वो बेतहासा रोने लगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बहुत डरी हुई थी मेरी बच्ची। मम्मी जी भी सुनने ताके जा रही थी। बीच बीच में चिल्लाने लगती, मैंने मार डाला अपने बच्चे को। थोड़ी हिम्मत करके मैंने पहले पुलिस को फ़ोन किया, फिर निशा को। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और निशा, रोहित व नमन भी आ गए। अमन के प्राण पखेरु हो चुके थे। पुलिस ने मुझसे व नौकरों से पूछताछ करके मम्मी जी को हिरासत में ले लिया। फोरेंसिक की टीम भी आ गई। मायरा से पूछताछ की तो वो कुछ नहीं बता पा रही थी। थोड़ी देर बाद सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तब तक मम्मी जी संभल चुकी थी। अपने बयान में उन्होंने जो बताया वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी जी ने बताया, संडे को अमन अचानक टूर से आ गया था। रात में वो पीछे के गार्डन में अकेला बैठा शराब पी रहा था। मायरा भी अचानक वहां पहुंच गई। पिता से मिलने की बेताबी तो थी ही बच्ची में, तो अमन को देखते ही पापा पापा कहकर उससे जाकर लिपट गई। नशे में धुत उस राक्षस को अपनी बेटी हवस पूर्ति का साधन नजर आई। मायरा की चीख सुनकर मैं भागी चली आई तो मैं उसे बचाने लगी तो अमन ने मुझे धक्का दे दिया। रात को नौकर भी सर्वेंट क्वार्टर में सोने चले जाते हैं। मेरी आवाज़ सुनकर जब कोई नहीं आया तो मैंने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। वो मायरा को लेकर कमरे में जाने लगा तो मैंने कुल्हाड़ी उसके ऊपर फेंक कर मारी, जो उसके सिर पर जा लगी, पर मैंने अपनी बच्ची को बचा लिया। प्रिया, मैंने तेरी बच्ची को बचा लिया। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने अपने बेटे को मार दिया। मैंने एक राक्षस का अंत किया है। मम्मी जी कभी अट्ठाहस करती, कभी फूट फूट कर रोने लगती। रोहित ने मम्मी जी के लिए एक अच्छा वकील कर दिया। बचाव हेतु गैर इरादतन की गई इस हत्या के लिए मम्मी जी को नाम मात्र की सज़ा सुनाई गई। 1 साल बाद उस हादसे के बाद मायरा को नॉर्मल होने में काफ़ी वक्त लगा। जेल से छूटने के बाद मम्मी जी को हम अपने घर ले आए। मायरा ने एक संडे को एक सरप्राइज पार्टी रखी। मुझे सुकून मिल रहा था कि मेरी बच्ची आज खुश है। पूछने पर बोली, सरप्राइज बताते थोड़ी हैं मम्मा, आप भी ना बुद्धू हो एकदम। अरे बाबा, वेट एंड वॉच, पहले सबको आने तो दो। अच्छा बाबा, ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर में निशा, रोहित और नमन आ गए। चाय नाश्ता हो गया, कोल्ड ड्रिंक का एक दौर चल गया। अब वो खाना लगवाने लगी टेबल पर सरप्राइज का खुलासा नहीं कर रही। खाना खत्म होने के बाद
उसने शांता को आवाज़ लगाई, मौसी टेबल साफ कर दो और आइसक्रीम निकाल दो सबके लिए। जी मायरा बेबी, अभी करती हूँ। बड़ी बूढ़ी मुखिया की तरह लग रही थी आज मेरी मायरा, बहुत गर्व महसूस हो रहा था उस पर। लो जी, आइसक्रीम भी आ गई, अब तो बताओ अपना सरप्राइज, मम्मी जी ने कहा। ओके, तो सरप्राइज ये है कि मम्मा, आप नमन अंकल को मेरा पापा बनाएंगी क्या? मैं गुस्से में एकदम से खड़ी हो गई, ये क्या मजाक है मारू? मायरा मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई, मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया। ये मजाक नहीं है मम्मा, मुझे माफ़ कर दो मम्मा, जो मैंने आपको गलत समझा था। मैंने कितना रूडली बिहेव किया आपसे, आई एम सॉरी मम्मा। अब मैं समझ गई हूँ कि आपने उस आदमी से क्यों तलाक लिया और मुझे क्यों उससे दूर रखा। अब मैं आपको कभी हार्ट नहीं करूँगी, प्लीज़ आप नमन अंकल से शादी कर लो। फिर उसने अपनी दादी की ओर देखा, दादी प्लीज़ आगे आप बात करो ना मम्मा से, इसका मतलब मम्मी जी भी इसके प्लान में शामिल है। मम्मी जी ने कहा, मान जा प्रिया बेटी। निशा भी आशा भरी निगाहों से विनती कर रही थी। मैंने नमन की ओर देखा तो वो नज़र नहीं आए। तभी नीचे से आवाज़ आई, क्या मैं जिंदगी भर के लिए आपका हाथ मांग सकता हूँ प्रिया जी? नमन घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे, हाथ में अंगूठी लिए। मैं सबको देखने लगी, सबकी आंखों में खुशी थी और मेरी हाँ का इंतजार था। अब जल्दी से हाँ कर दो यार, मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े और मैंने शर्मा कर हाँ कर दिया।